बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गुस्से में और शदीद गुस्से में हैं। गुजरांवाला में जलसा हुआ जिससे PDM के कायदीन ने खिताब किया और मियाँ नवाज शरीफ ने भी इसे खिताब किया, जो टेलीविज़न चैनल्स पर तो नशर ना हुआ लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत पूरी कौम ने और बहुत से लोगों ने देखा। उस पर तनकीद भी की जा रही है। उस हवाले से बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को ये तकरीर करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसको जवाब दिया आज इमरान खान साहब ने और बड़ा वाज़े अल्फाज में। मीर जाफ़र भी करार दिया, मीर सादक भी करार दिया और ये भी कहा कि तुम दबाकर भागा हुआ गीदड़ बाहर बैठकर आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करता है, और ये भी कहा कि उसे पकड़कर अब वापस लाऊंगा। एक बदला हुआ इमरान खान आपको मिलेगा। वो बदला हुआ इमरान खान कैसा होगा, जरा सुनिएगा इमरान खान साहब की अपनी ज़बानी कि वो किस किस्म के बदले हुए इमरान खान होंगे, वो क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। इमरान खान साहब फिर गुस्से में ये भी कह गए कि अब कोई प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेगा। गोया पार्लियामेंट के इजलास होंगे तो अगर कोई गिरफ्तार मेंबर कौमी असम्बली है या मेंबर सूबाई असम्बली है, उसका प्रोडक्शन आर्डर भी स्पीकर नहीं जारी करेगा। अमूमी तौर पे स्पीकर जो है वो आज़ाद होता है और स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे हाउस को लेकर चलता है, पूरे ईवान का स्पीकर होता है, इसलिए प्रोडक्शन आर्डर जारी करना स्पीकर का काम है। लेकिन इमरान खान साहब ये हदायत भी देंगे टाइगर फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए कि अब कोई प्रोडक्शन आर्डर नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस किस्म की तकरीर उन्होंने की, इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर शायद ऐसी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और जिस किस्म के इशारे वज़ीर-ए-आज़म दे रहे थे, जैसे लोग चौकों चौराहों में एक दूसरे को पंजाबी में कहते हैं ना, मैं मुकल आऊँगा मुँह पे हाथ फेर के, इस किस्म के इशारे दे रहे थे। फिर ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम बात वज़ीर-ए-आज़म कह गए, शायद इस पर तवज्जो कम दी जा रही है। वो बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन पूरा प्रोसेस इसको रिग किया गया और उनकी जमात को हराया गया, उनकी जमात को निकाला गया, उनको इक़्तिदार से निकाला गया। ये इल्ज़ाम मियाँ नवाज शरीफ का है। लेकिन इसी इल्ज़ाम के बारे में अगर वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहें कि ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार रहे थे, फिर उन्हें फ़ोन किया कि जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मुझे जितवा दीजिए, तो ये कौन सा बयानिया है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो बात क्या कह रहे हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं? क्या ये उसी बयानिए को सपोर्ट तो नहीं मिल रही कि जो मियाँ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर मुदाखलत होती है? ज़रा सुनिएगा ख्वाजा साहब को जवाब देते हुए, ख्वाजा साहब को ललकारते हुए वज़ीर-ए-आज़म क्या कह गए। एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है, लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। अब मेरे जैसे एक सहाफ़त के तालिब इल्म के लिए ये बात हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 8 बजे के करीब ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया। और अगर ख्वाजा आसिफ ने वाकई फ़ोन किया, ख्वाजा आसिफ तो इलेक्शन जीत गए, फिर इलेक्शन जीतने की जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है? ये इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं, इसकी तस्दीक कैसे होगी, कौन करेगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू। और फिर इसके साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान जिन हालात से आज दो चार है, अपोजिशन सड़कों पर है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, इदारों को चैलेंज कर रही है, उसके साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हुकूमती जमात भी उसी ज़बान में, उसी अंदाज से मैदान में उतर आई है, तो फिर आपकी पार्लियामेंट कैसे चलेगी, जमहूरी सिस्टम कैसे चलेगा और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उससे हम कैसे निकल पाएंगे? इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान के हमसाये में बैठा हुआ पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क जिस किस्म की कोशिशों में मसरूफ़ है, वो भी आपके सामने है। कश्मीर पे जो गैर कानूनी कब्ज़ा वो कर चुका और जिसकी आलमी कवानीन की भी वो खिलाफ वर्जी कर चुका, वो भी आपके सामने, इसका भी जायज़ा लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाके इंटरनेशनल माहिर कानून से भी पूछेंगे कि आखिर दुनिया में इस कब्ज़े को, जो गैर कानूनी कब्ज़ा है, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है। आज के प्रोग्राम में ये भी शामिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं
सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अंसार अब्बासी साहब। अंसार साहब आपका बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। अंसार अब्बासी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे कर लूँ, इमरान खान साहब, नए इमरान खान, बदला हुआ इमरान खान, खान साहब क्या कह रहे हैं? जो बातें मैंने आपको सुनवाई हैं शायद सुनाए जाने की काबिल भी नहीं थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, प्रोग्राम भी करना है। खान साहब तो ये इल्ज़ाम खुद लगाते नज़र आ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीते हैं, जितवाए गए हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की स्पीच नहीं होनी चाहिए। और वो जो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो मुझे लगता है कि ये नादान दोस्ती वाली बात कर रहे हैं टू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द आर्मी चीफ इन द एस्टेब्लिशमेंट। एक तो उस किस्म की बातें कर रहे हैं, और फिर ये बात देखें कि खुद सिर्फ अपने अपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को आप वो बात कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग चार्जशीट लगा रहे हैं उस चार्जशीट को आप एंडोर्स कर रहे हैं। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हालांकि देखें, वही बात कि अगर पीटीआई के वज़ीर आज़म हैं फिर तो ठीक है, आप ऐसी बातें करते रहें। और अनफॉर्चुनेटली पिछले दो सालों से मुझे तो ये पीटीआई के ही प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं। इन्होंने ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नज़र आते ही नहीं। अगर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त मुल्क में, और जो टेंशन्स हैं, और जिस तरह मुझे एक कन्फ्रंटेशन की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, जो जिस तरह मियाँ साहब ने कल तकरीर भी की, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें, यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर होता, हालांकि मैं बिल्कुल आम सा आदमी हूँ, तो मेरी एफर्ट होती कि एक डायलॉग की तरफ जाया जाए, जो इंटर इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान डायलॉग हम करवाएं, ताकि उस डायलॉग के ज़रिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को इंश्योर करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में नहीं हो रहा, और जिसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट की खराबियां हैं तो जिसमें गवर्नमेंट की भी अपनी खराबियां हैं, जिसमें जुडिशरी की बहुत खराबियां हैं। सो हम किस तरह से ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाएं, और ये जो जिस किस्म की इनकी ख्वाहिश है, और वो डे वन से कि जी, ये तो मैंने ऐसी गवर्नमेंट अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि जिसकी ख्वाहिश ये हो कि हमने बस लड़ना ही लड़ना है, हमने अपोजिशन से लड़ना है। हम जनरली अपोजिशन का ये स्टांस होता है कि जी कि वो लड़ाई के मूड में होते हैं, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने शायद दुनिया की तारीख में ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी कि जो हर वक्त लड़ाई के मूड में होती है। तो किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, किस तरह से मुल्क आगे जाएगा। और फिर मैं छोटी सी बात, अगर इफ यू अलाउ मी, मियाँ साहब की तकरीर के ऊपर भी अगर मैं करूँ, देखिए, मियाँ साहब की तकरीर का मुझे कुछ था अंदाज़ा कि हार्ड हिटिंग होगी, लेकिन आई नेवर थॉट कि जी वो इस कदर हार्ड हिटिंग होगी, और एक बड़ा क्लियर कट पर्सनल अटैक होगा, मतलब नाम लेके वो आर्मी चीफ को अटैक करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ज़ाहिर है उनकी जो अपनी वो जो नारा है वोट को इज्जत दो, जो वो बातें पहले इनडायरेक्टली करते थे, अब उन्होंने बहुत डायरेक्ट करके तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आर्मी चीफ को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं ये बात सुन रहा था, तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक क्वेश्चन आया कि अगर ये बात आपकी ठीक है जो आज कह रहे हैं आप, तो फिर 10 माह पहले आपने इन्हीं आर्मी चीफ को वोट क्यों दिया? ठीक है, और वो एक्सटेंशन भी ऐसे दी कि कानून बनवा दिया। ये नहीं कि सिर्फ इन आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन, कानून ऐसा बनवा दिया कि आपने फ्यूचर के लिए हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया उस एक्सटेंशन का जिसकी आप असूली तौर पे हमेशा मुखालफत करते थे। और जो मेरी जाती राय में इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी और इवन सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हो, तो ये जो एक्सटेंशन होती हैं ये इदारों को तबाह कर देती हैं। लेकिन वही अंसार अब्बासी साहब, जी ठीक कह रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, वही बात है ना कि अगर मियाँ नवाज शरीफ एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, यकीनी बात उस पर बड़ा एतराज़ भी उठा है कि ऐसे इल्ज़ाम नहीं होने चाहिए। जब आप खुद कमर बाजवा साहब की तारीफ़ है, उनको पुल भी बांधते रहे हों, लेकिन इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब तो खुद मुलवस कर रहे हैं और ख़ुद ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों जी? सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन उठाया और फ़ोन कर दिया, जनरल साहब मैं फ़ोन हार रहा हूँ, और रोते हुए जो इमरान खान साहब ने स्टाइल इख्तियार किया है, क्या वज़ीर आज़म को ये ऐसा करना चाहिए? ये कहना चाहता है इमरान खान साहब को कि उन्होंने आर्मी की वो बातें, वो सरपरदा मुलाकातें, वो वो सब कुछ आज तक किसी के नॉलेज में नहीं थी, उसको इतना सस्ता कर दिया है कि हर शख्स पाकिस्तान के अंदर आर्मी के उनको। बुखारी साहब, गालबन आपकी आवाज़ मुझे सही सुनाई नहीं दे रही, मैं वापस आता हूँ। इफ्तिखार साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने अभी बुखारी साहब से पूछा
क्या वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन हार रहे थे, घबरा गए और रोते हुए उन्होंने स्टाइल अख्तियार किया वही कि उन्होंने फ़ोन किया जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ? देखिए, बात ये कि जो ख्वाजा साहब ने कहा, इसका मतलब है कि जो कल नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाई गई और जो लोगों ने जलसागाह में सुनी और आज सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर चल रही है, तो दुरुस्त है। नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ ये कह रहे हैं ना कि आर्मी के सरबराह ने मुदाखलत की, वो यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने सादी जबान में एक बात कही है और उसको आज तस्लीम कर लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। हालांकि उसको निगेट किया जाना चाहिए था, हुकूमत की तरफ से निगेट किया जाना चाहिए था कि नहीं वो गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म तस्दीक कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त अभी हुकूमत के तर्जमान आ जाएंगे, 5-10 आ जाएंगे ऊपर तले, ये मशवरा आप उनको दीजिएगा। अगर उन्होंने आपको अपने प्रोग्राम में ले लिया या उन्होंने आपसे बात करने की तौफीक दोबारा की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जिस इलेक्शन की वो पैदावार है वो इलेक्शन रिग है और सबसे बड़ा गवाह वो खुद है। और वो कह रहा है कि मुझे पता है कि एक आदमी हार रहा था, उसने चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब को फोन किया और वो जीत गया। यही तो केस है, नवाज शरीफ का मुकदमा है। लेकिन इफ्तिखार साहब, क्या लगता नहीं आपको शायद अवामी मजमे को खुश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इस किस्म के अल्फाज कहे गए, बाद में एहसास हुआ कि नहीं कहना चाहिए था? ये तो आप उनसे पूछ लेना कि उनको एहसास हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात है, ये हाथ मुंह पे हाथ फेर के कहना कि तुम नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। हम बच्चे थे ना जब, तो हम स्कूलों में जब लड़ते थे तो इस तरह के करते कि मुंह पे हाथ फेर के कहते थे अच्छा मेरे महल्ले में आना, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो सवाल है कि क्या इस किस्म की गुफ्तगू करके ये प्राइम मिनिस्टर के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उसको एक मुल्क से वापस ले आएंगे? यानी जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक शख्स के बारे में इतना विंडिक्टिव एटीट्यूड अख्तियार करे और पब्लिकली करे और फिर ये अपना ख्याल करे कि वो मुल्क जो महजब मुल्क कहलाता है, जिसके अदारे महजब अदारे हैं, वो इनको दे देंगे। तीसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो टाइगर फोर्स जिनको उन्होंने खिताब किया, इसकी अपनी लीगल हैसियत क्या है? लेकिन टाइगर फोर्स के बारे में तो वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया इफ्तिखार साहब कि सिर्फ वो तस्वीरें बनाएगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कहीं मुदाखलत नहीं करेगी, तस्वीर अपलोड कर देगी। मेरी बात सुने, दिस इज अगेन इंटरफेरेंस इन द प्राइवेसी। आप दुकानदार हो, आप चने की रेडी लगा के खड़े हो, किसी को इजाजत नहीं है कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी तस्वीर उतारे। और अगर ये इजाजत दे दी गई तो फिर इतनी तस्वीर उतरेंगी के यूरोप का नाम, ये मैं इजाजत नहीं दे सकता। आपको पता है यूरोप के अंदर आपकी तस्वीर आपकी इजाजत के बगैर नहीं उतारी जाती है। ये हमारे मुल्क है, हर आदमी कैमरा जेब से निकाल लेता है और फुटेज बना लेता है। तो तीसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती है कि इतना गुस्सा किस बात का है। जो बात कल कही गई है वो बहुत साल पहले कह देनी चाहिए थी। ठीक, और वो उसकी तरफ अपना हवाला दिया है अंसारवासी साहब ने। वो एक डायलॉग की बात, अदारों के दरमियान एक डायलॉग को जन्म लेना होगा। अगर रियासत ने आगे चलना है, अगर फेडरेशन के यूनिटों ने आगे चलना है, तो रियासत के तमाम इदारों को बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू जो हो रही है इसको रिजॉल्व करना होगा, बदला नहीं लेना। अगर अच्छा, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है अंसारवासी का कि भाई इसको एक्सटेंशन क्यों दी। लो आज मेरी एक बात सुन लो और फिर कंफर्म कर देना। ठीक, जो दोस्त ये मशवरा लेके इंग्लैंड गए थे और जब मुलाकात उनकी हुई तो मियां साहब चुप रहे। मियां साहब ने उनमें से एक आदमी से पूछा कि क्या ये एक शख्स के लिए है, क्या ये असूली तौर पर फैसला कर रहे हैं, और क्या तुम खुद जो मेरे पास आए हो ये कहने के लिए तुम इसको तस्लीम करते हो कि ये कानूनी और आईनी तौर पर ठीक है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो फिर तशरीफ ले आए थे वापस। ठीक है, सलीम बुखारी साहब, जी मैं आता हूँ इफ्तिखार साहब वापस आपकी तरफ। जी मैं आता हूँ। सलीम बुखारी साहब,
वज़ीर आज़म गुस्से में हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं? अगरचे मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर हुई उस पर एक रद्दअमल आना था हुकूमत का, वज़ीर आज़म ने रद्दअमल भी देना था या वज़रा ने देना था, लेकिन वज़ीर आज़म जिस गुस्से में जिस लाइन को अबूर कर रहे हैं, खुद उन इल्ज़ामात की तस्दीक कर रहे हैं जो अपोजिशन लगा रही है, फिर जिस किस्म के स्टाइल से वज़ीर आज़म ललकार रहे हैं कि अब बदला हुआ इमरान खान और मुंह पे हाथ फेरता हुआ इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बुखारी साहब आ रही। अच्छा, देखिए, दो चार बातें मैं इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वतीरा है या बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये पहले आदमी नहीं है जो इस क्रूर तरीके से फौज को। बुखारी साहब आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में आपकी फिर लाइन ब्रेक हो रही है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी आवाज़ हम दुरुस्त करने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज़ हमारे नाज़रीन सुन सकें। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इतने गुस्से में क्यों हैं, और फिर गुस्सा भी इतना कि जैसे लगता नहीं कि वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे, बल्कि एक ऐसा मुखालफ जो ललकार रहा था कि भाई हुण छड्डांगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज़ का मसला था, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने मिस किया पहला पार्ट जो है, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। लेकिन दो तीन बातें मुझे इससे पहले अर्ज करनी है। एक बात तो ये है जी जी कि जब से ये हुकूमत आई है, इसके चाहे वो मशीर हैं, चाहे वजीर हैं, चाहे स्पोक्स पर्सन है और चाहे प्राइम मिनिस्टर, सब ने फैसला कर लिया कि हमने ग्रो नहीं करना, हमने सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का या एस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन या उसका PRO बनना है। आजकल पूरी परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल एक PRO की तरह से है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ, कि जब से ये हुकूमत आई है, किसी साबका हुकूमत ने कभी फौज को पकड़ के इस तरह घसीट के सियासत में मुलव्वस नहीं किया जितना PTI की तमाम क़यादत में। एक एक्सेप्शन नहीं है उसके अंदर, जिन्होंने हर मामले में, मैं आपको फैजल हसन चौहान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा सा एक टच पेश करना चाहता हूँ। जी जी उन्होंने कहा जमहूरियत के पीछे फौज है, मजीद के पीछे फौज है, कानून की हुक्मरानी के पीछे फौज है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के पीछे फौज है, इसके पीछे वर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। कोई 70 चीजें गिनवाई उन्होंने जो फौज कर रही है इस मुल्क में, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? हालांकि फौज कह रही है कि हम हुकूमत के साथ आइन और कानून के मुताबिक साथ। वही कह रहा हूँ कि हुकूमत फौज को सबसे शदीद गिला इस हुकूमत और इसके तमाम तर एहलकारों के साथ होना चाहिए, जिन्होंने फौज को इतना एक्सपोज किया है कि वो कोवर्ट और ओवर्ट बातें, वो खुफिया और जाहिर बातें, वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी बेसिक की बातें जो कभी पब्लिक में नहीं आती थी, इन्होंने ये बता दिया कौन किसको मिलता रहा है। इन्हें ये भी एहसास नहीं है कि जब आप ये कहते हैं कि 4 घंटे तक मोहम्मद जुबैर उनके पास रहे, तो मेजबान के बारे में भी तो कुछ फरमाइए कि उन्होंने उनको रिसीव क्यों किया। अगर वो NRO लेने आने थे तो वाई वाज ही एंटरटेन्ड। ये इस तरह नंगा कर रहे हैं फौज को, यार खुदा के वास्ते इनको कहें तरस खाए। पाकिस्तान की आर्मी हम सब के लिए बड़ी मुकद्दस है, पाकिस्तान की आर्मी की खुशियों को कोई बंदा अंडरमाइन नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से फौज को, अब आप देखिए आज के प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमाते हैं, मुंह पे हाथ नहीं फेरा उन्होंने, और फरमाते मैं नैब को कहूंगा कि केसों को जल्दी जल्दी निपटाए। यही तो अपोजिशन कह रही है कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है, जिन्होंने कहा मैं अदालतों को कहूंगा जल्दी जल्दी फैसले करें। ये प्राइम मिनिस्टर कब ग्रूम होगा यार खुदा के वास्ते? मुझे आप ये बताइए कि फौज को तो कभी आज तक किसी साबका रजीम ने, आप भी बहुत एक्सपीरियंस है, अंसार अब्बासी बहुत एक्सपीरियंस है, इफ्तार खान साहब बहुत एक्सपीरियंस है, हमने हुकूमतें बनती टूटती और गिरती देखी हैं, हमने फौज का एडवेंचरिज्म भी देखा है, हमने फौजी हुकूमतें भी देखी हैं। कभी इस तरह फौज के बारे में पब्लिक में गुफ्तगू होती थी जलसों में? हु इज टू बी ब्लेम्ड? इमरान खान एंड कंपनी इज टू बी ब्लेम्ड। अपोजिशन ने हमेशा रिएक्टिव होकर जवाब दिया है। इल्जामात की बारिश सारी इन्होंने कराई है। इन्होंने पहले JIT में MI और ISI को मुलव्वस किया, कोई मिसाल उससे पहले नहीं मिलती उसकी। खुदा के वास्ते आप फौज के साथ क्या कर रहे हैं? ये कोई वफादारी और फौज का डिफेंस नहीं है। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ मलिक साहब, आज प्राइम मिनिस्टर की सारी परफॉर्मेंस ने साबित किया है कि उनके पास सवाए फौज की सरपरस्ती के और कुछ नहीं। लेकिन गुस्से की वजह क्या हो सकती है सलीम बुखारी साहब? इतना अग्रेशन क्यों है वज़ीर आज़म की स्पीच में? वफाकी वज़रा तो ये अपनी तस्वीरें डाल रहे थे कि हम रिलैक्स होकर मैच देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की जिसमें तस्वीर दिखाई कि हम मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मजे में हैं, सुकून में। मैं उसकी वजह बताने लगा हूँ आपको। देखें, जो शोभा जहां नाअहली है हुकूमत की, उस शोबे में वो एक बहाने से या दूसरे बहाने से फौज को खिलाते हैं। अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए फौज की छतरी तान लेते हैं।
मेरे ख्याल से तो फौज की क़यादत को इन्हें कहना चाहिए कि खुदा के वास्ते हमें अपना काम करने दें, ये आपने क्या तमाशा हमारा बना दिया है। मैं तो ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जितना डैमेज पीटीआई, उसके वजीरों, मुशीरों, स्पोक्समैन ने किया है, कोई दूसरा आदमी उसको डैमेज नहीं कर सकता। और मैं ये तक कहने के लिए आमादा हूँ कि फौज के तज़किरे अब अवामी तकरीरों में सिर्फ इसलिए होने शुरू हो गए हैं कि पीटीआई और उसकी हुकूमत और उसके एहलकारों ने फौज को इतना सस्ता कर दिया है कि जहां उनकी नाहली है वहां फौज की छतरी ऊपर है, जहां उनके मुखालिफ ने कोई बात तेजोतुंद कर दी है, क्रिटिसाइज कर दिया है। जिस बात का पहले दो स्टेजेस है पीटीआई की हुकूमत की। एक ये था कि उनसे पूछो आपका हाल क्या है, वो कहते हैं जनाब पिछले टोर से। उनसे पूछो जी मौसम बड़ा खराब हो गया कराची में, तो तूफान आने वाला, कहते उसके पीछे टोर से। एक वजीर ने तो यहाँ तक कहा कि ये इमरान खान साहब की फजीलत और बरकत है कि इस दफा बात हुई है उन बारिशों ने जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का और सिंध के पूरे रूरल इलाकों का। यार ये खुदा के वास्ते इनको कोई अकल देगा या नहीं? अंसार बासी साहब, बदला हुआ इमरान खान क्या करेंगे? बदला हुआ पाकिस्तान मिलना चाहिए था, ये वादा था पीटीआई का, पाकिस्तान बदल देंगे, लेकिन इमरान खान साहब अब बदल रहे हैं। वो बदले हुए इमरान खान कैसे होंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि बुहारी साहब ने जो बाउंसर्स ऑलरेडी मार दिए हैं, उन बाउंसर्स के बाद किसी दूसरे बंदे की बात करने की आई डोंट नो गुंजाइश है कि नहीं। लेकिन मैं सिर्फ वही बात करूंगा कि यकीन करें कि ये जी सर, आई फुली एग्री विद यू सर। मैं आपको बताऊं कि नसरुल्लाह साहब के ये अलमिये से कम बात नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, वज़ीर आज़म बनाया इस मुल्क में, जैसे भी चले आप आ गए, आपको एक मौका मिला था कि आप एक अच्छे तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने गुस्से और ज़िद की वजह से जो आपकी जान नहीं छोड़ रहा, और उस गुस्से और ज़िद ने, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया। इस मुल्क की पहले फिर भी कोई तमीज़ तरीका होता था, मतलब है कि हम कहते हैं कि जी 90s की सियासत में बड़ी ख़राब थी। यकीन करें ये जो सियासत अब मैं देख रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर हैं बुहारी साहब, मेरे सीनियर हैं इफ्तिखार साहब, आप पूछें, यकीन करें कि ये गंदगी सियासत में हमने तो कभी नहीं देखी थी। और बुहारी साहब जैसे कह रहे हैं कि ये कैसे हमदर्द हैं, कि देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मैं फ़ौज की वो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और मैं जो समझता हूँ कि उनको वो भी नहीं करना चाहिए था, कि ज़ाहिर है चलें, चूँकि उसमें भी एक कंट्रडिक्शन उनके अपने पार्ट के ऊपर भी है। आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का नाम लेके जो कर रहे हैं अटैक, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है और उनके स्पोक्समैन है, ये बज़िद हैं कि इमरान खान की जो नवाज शरीफ साहब जो भी कुछ कह रहे हैं, वो असल में फ़ौज को कह रहे हैं। सो वो ये बार बार ये बात साबित करने, यानी ख्वाहिश इनकी देखें, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की ख्वाहिश है कि हम फौज के हमदर्दी विन करने के लिए ये साबित कर दें कि हमारे अलावा जितनी भी लोग हैं, और अपोजिशन वॉइसेस खास तौर पे जितनी भी हैं, वो सब के सब फौज के दुश्मन हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं, देखें इस्टेब्लिशमेंट, मैं कहता हूं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट और फौज को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि जैसे बुहारी साहब कह रहे हैं और हमें सबको एग्री करना चाहिए कि देखें फौज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, हमारे जो अपने हालात हैं मुल्क के और हमारी सिक्योरिटी की वजह से, टेररिज्म के लिहाज से, इवन अदरवाइज हम क्यों तुले हुए हैं, और हम जानबूझ के ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो हमने फौज को हर तनाज़े में लेके आना है। और ये बात यानी इस बात के ऊपर सबसे बड़ा एम्फेसिस, जिस तरह बुहारी साहब ने बिल्कुल 100% कहा सही, कि हुकूमत ये बात पूरी कोशिश कर रही है कि बस यही चीज़ इसके ऊपर हम जोर दिए रखें और यही हमारा फोकस हो। तो मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता कोई काम भी कर लें, अपनी 2 साल हो गए हैं आज तक कोई काम हुआ नहीं, हर चीज़ रिवर्स के ऊपर जा रही है, 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने की बजाय हम 10 स्टेप्स बैकवर्ड आ गए हैं। तो अगर अभी भी ये नहीं समझे, तो मैं तो नहीं समझता कि 3 साल अगर यही रुझान रहा तो पाकिस्तान इस हालत में रह सकता है। मुझे तो आई हैव माय सीरियस कंसर्न्स, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। इफ्तिखार साहब, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम आ गए हैं। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन के साथ इस किस्म की आज की तकरीर के बाद कोई बातचीत हो सकेगी? लेकिन फिर भी अगर कोशिश भी की जाए, अगर अंसार अब्बासी जैसे लोग जाएं और कोशिश करें, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। वो अंसार अब्बासी को कहेंगे तुम कौन हो, जाओ वापस जाओ, हम तो बात नहीं करते, हमें तो अवाम ने वोट दिए हैं,
और बड़े मजे की बात है कि जब ये वोटों की बात करते हैं तो जो उनको वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को, कभी उनको जमा करने की कोशिश नहीं करते। 31% वोट लेके ये जो कुछ भी कर रहे हैं। और मैं सारे वासी साहब से और अपने दोस्त से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बुखारी साहब से, ये फौज मेरी फौज है, ये एक नेशनल। मुझे एक जुमला अर्ज करना है बस सिर्फ। बुखारी साहब एक जुमला कहने इफ्तिखार साहब। हाँ, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज इमरान खान साहब ने जो और बड़ी ज्यादती की है, वो जब ये कहते हैं कि तुम जनरल जिलानी के ऊपर सरिया लगा रहे थे, जनरल जिलानी रजाकार था, वो फौज का जर्नल नहीं है। उसके बाद जब वो कहते हैं जनरल जिया के जूते चाट के आए तुम, उससे तुम्हें वजीर आला बना दिया, वो जर्नल नहीं था। जब आप कहते हैं जनरल दुरानी ने पैसे बांटे, वो जर्नल नहीं था। ये फौज की बेइज्जती नहीं हो रही? ठीक है जी इफ्तिखार साहब, यार नाम ले लेके वो कह रहे हैं, इतनी तो अकल है उनके पास। मैं एक बात यही इल्जाम तो लगाया जा रहा है जो खुद आप फौज के जनरलों पर लगा रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी फौज है। फौज चंद अफराद का नाम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फौज चंद ओहदेदारों का नाम नहीं है। फौज उन नौजवानों पर भी मुश्तमिल है जिन्होंने 20 नौजवानों ने परसों शहादत नोश की है। ठीक, ये उन नौजवानों का पर भी है जो अपनी जानें हथेली पर रख के सारी रात हमारे को बचाने के लिए जिंदगियां गुजार रहे हैं। ठीक है। उन जर्नलों के लिए है जिन्हें हमारे मुल्क दुश्मनों ने बरसे आम मौत के घाट उतारा है। ठीक कह रहे हैं। जियो की बात, ये उन जर्नलों की भी फौज है जिन्होंने सवात में कुर्बानियां दी हैं। उन कर्नलों की भी है, उन ब्रिगेडियर्स की भी है। और इफ्तिखार साहब, वो जनरल हो, वो ब्रिगेडियर हो, वो सीनियर अफसरान हो, प्लानिंग करने वाले, पीछे बैठने वाले, स्ट्रेटजी बनाने वाले, फौज तो उन्हीं की भी है, कुर्बानी तो उनकी भी है। तो मेरी बात सुन लेना। अगर देखें, अगर हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें तो हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि सारी फौज गलत थी। सारी फौज गलत नहीं थी। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में उन लोगों का तस्करा किया गया जिन्होंने ब्लंडर्स किए, और अगर कोई ब्लंडर हुआ और जिसको आज एडमिट किया वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने, तो मुझे बताएं फिर गलती कहाँ है? कौन खराबी को बढ़ा रहा है? ठीक है। कौन इस जंग, देखो ये उसकी बात, ये गलत बात है कि आप फौज के ओहदेदारों के पीछे खड़े होके लोगों को गालियां दें, ये गलत है। और ये कहना है कि मैं नैब को हुक्म देता हूं। इफ्तिखार साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे चैलेंजेस जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं। इन हालात में क्या अपोजिशन हुकूमत की महाजराई पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अंसार अब्बासी साहब, ये बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर बचा है, गेम तो ऑन है, होगा क्या, नज़र क्या आ रहा है आपको? देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस किस्म की इमैच्योर सियासत हो रही है, या तो मैं ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले कहा, यकीन जाने कि मैं बड़ा ही नालायक सा और बिल्कुल एवरेज सा आम सा आदमी हूँ, और मैं अगर वज़ीर आज़म इस वक्त होता तो मैं हर हाल में डायलॉग करवाता, मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी बिठाता, मैं जुडिशरी को भी बिठाता, पार्लियामेंट को इंगेज करता, बल्कि पार्लियामेंट के ज़रिए ये एक डायलॉग बड़ा किया जाता है जिसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ बिठा के, देखें, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो एक बात माननी पड़ेगी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से गलतियाँ हुई हैं, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट्स भी डिलीवर नहीं करती हैं, और वो ये ना समझे कि हमें ठेका दिया गया 5 साल के लिए, बल्कि हमने गवर्नेंस करनी है, गुड गवर्नेंस करनी है। हमारी अदलिया को भी ये मानना पड़ेगा कि अदालतें बहुत ही गलत फैसले करती रही हैं और आम लोगों को इंसाफ देने में नाकाम हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी को कैसे रन करना है, सारा कुछ सबको सीखना है। ये नहीं, हम ये भी कभी नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी इस्टेब्लिशमेंट सीख ले, और मैं दोबारा कहूँगा, जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ तो फौज को मिक्सअप ना किया जाए, उन 3, 4, 5 लोगों की बात की जाए जो इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। हम ये तो कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ठीक हो जाए, लेकिन हम ये कहें कि हम खुद ठीक नहीं होंगे, हम ये कहें कि हमारी अदलिया कभी ठीक नहीं होगी, हम इदारे कभी नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको बताऊं हम आगे नहीं चलेंगे, हम तबाही की अब इस वक्त जो जा रहे हैं,
हम तबाह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं हाथ बांध के मैं कहता हूँ सबसे कि खुदा का वास्ता है, ये डायलॉग करके इस मसले को ख़त्म करें और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को इंश्योर करें, सब मिल के आगे चलें और अपने आप बुखारी बेहतर बनाएं। बुखारी साहब, ये डायलॉग हो सकेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त तक गवर्नेंस मुमकिन ही नहीं है जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब अपना एरोगेंट रवैया छोड़ के, अपनी जिद छोड़ के अपोजिशन को एंगेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसी अपोजिशन में एक सिंध गवर्नमेंट भी है, उसी अपोजिशन में पंजाब के अंदर मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन के पास है। ये एंगेजमेंट के बगैर नहीं होगा। और अगर उनका ख्याल ये है कि वो रेटरिक के साथ, फौज की छतरी के साथ अपनी बैड गवर्नेंस को, अपनी नॉन परफॉर्मेंस को लेके ये टेन्योर पूरा कर लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। हर कोई वो शख्स उनका दोस्त नहीं हो सकता जो उन्हें कह रहा है कि इस रवैये के साथ आप पूरे ये टेन्योर भी कर लेंगे और आप अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये इमरान खान साहब को फौरी तौर पे ये रवैया तर्क करना होगा कि वो अपना प्रोपेगेंडा बिलीव करना शुरू हो गए हैं। उनके मशीर उन्हें कहते हैं ऑल इज वेल, यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर एंड पुअर इमरान खान हैज स्टार्टेड बिलीविंग इट। अगर वो यही रवैया रहेगा तो ये बहुत बुरा वक्त आने वाला है उनको। इफ्तिखार साहब, तसादम मुद्दत पूरी करने देगा? बिल्कुल नहीं, और होना नहीं चाहिए। मतलब ये सवाल जो आपका है कि तसादम मुद्दत पूरी करने देगा, मैं कहता हूँ तसादम होना नहीं चाहिए। ठीक, तसादम किसके साथ होगा? तसादम अदारों के साथ होगा ना। तो अदारों के साथ हुकूमत और अपोजिशन का किसी तौर पे भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन का तसादम है। एक बात मुझे कहने दें, देखें मेरी तरफ देखें जरा। पहले हम इशारा करते थे ऐसे, और अब बात नहीं करते थे बंद कमरों में भी। अब मुझे बताइए, अगर ऐसे इशारा करने के बाद अगर बात बाजारों, मोहल्लों, गलियों और मैदानों में आ गई है तो कौन लेके आया? लेकिन गलत हो रहा है ना इफ्तिखार साहब, इससे भी कौन जिम्मेदार है ना? उस आदमी को एहसास करना चाहिए। ठीक है, मुल्क मेरा भी है यार, तेरा भी है, अंसार बादशाही का भी है, अपना हमारे सीनियर का भी दोस्त भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। असद रहीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर के हवाले से आलमी कवानीन को भी देखते हैं। असद रहीम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो भारतीय कब्ज़ा है, ख़ास तौर पर गैर कानूनी कब्ज़ा, आलमी सतह पर उसकी पजराई क्यों नहीं है? आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इंडियन लॉज की खिलाफ वर्जी है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं सर कि बैनुल अक़वामी सतह पे इससे बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुसूसी तौर पे डिसअपॉइंट किया है। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर आता है, उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड कदम लिया है, ये कहते हुए कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठानी चाहिए मकबूजा कश्मीर के मुतालिक। और ये इसलिए अहम है क्योंकि आप सिर्फ ख़ुसूसी वॉर जोन्स के हवाले से इस तरह की कमीशन ऑफ इंक्वायरी को तश्कील देने का कहते हैं, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो इस तरह के वॉर जोन्स हो। तो पाकिस्तान को अव्वल तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को तश्कील दी जाए। दूसरा सर, आप सबसे बेहतर जानते हैं कि इतने ज्यादा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है 5 अगस्त के गैर कानूनी कार्रवाई ने, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन हों, चाहे वो जिनीवा कन्वेंशन हों, चाहे वो इस तमाम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन को मुंतकिल करने की बात हो, जो कि जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है और जुर्म जंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। असद रहीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंसार बासी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, सलीम बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है, जिससे निपटने के लिए जो अंसार बासी साहब ने बात की, एक डायलाग, वसी तर डायलाग, ताकि पाकिस्तान अंदरूनी लिहाज से भी मजबूत हो और जो बैरून मुल्क जो दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं उससे भी निकला जा सके। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।